नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य होता है कि यदि हम पृथ्वी की सतह से उसके आंतरिक भाग तक जाएं तो उसकी भौतिक रासायनिक स्थितियों में यानी आंतरिक भाग की भौतिक रासायनिक स्थितियाँ कैसी हैं, वह ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पाए जाने वाले पदार्थ मेटेलिक हैं कि नॉन मेटेलिक हैं, वो जो भी हैं वो किस रूप में व्यवस्थित हैं, यानी उनका अरेंजमेंट कैसा है। इन सब बातों के बारे में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत या किसी भी चीज़ की संरचना के अंतर्गत इन चीज़ों को जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें क्यों जानना चाहिए, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर जो भी भूकंप या ज्वालामुखी हम देखते हैं वो उनकी उत्पत्ति का केंद्र क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो हमें उन सबको समझना है, यानी ज्वालामुखी भूकंप को सही से समझना, उनके कारणों को, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, खाई यानी ट्रेंचेज। तो उन सब की उत्पत्ति में इंडोजेनिक फोर्सेस का योगदान होता है, और ये इंडोजेनिक फोर्सेस की उत्पत्ति का केंद्र क्या है, आंतरिक भाग। तो लैंड फॉर्म को जानना है तो इंडोजेनिक फोर्सेस को जानना होगा, इंडोजेनिक फोर्स को जानना है तो हमें आंतरिक संरचना को जानना होगा। क्लियर है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आंतरिक संरचना को जानना। अब देखते हैं कि आंतरिक संरचना के अध्ययन के जो है स्रोत क्या हैं, उससे देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस मोटा मोटा जान लीजिए कि जो अध्ययन का स्रोत है आंतरिक संरचना का, तो कुछ प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जिनको हम डायरेक्ट अपनी आँखों से, अपने अनुभवों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जिनको हम इन्फर करते हैं। तो डायरेक्ट में क्या है, जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया है, प्रवेधन यानी ड्रिलिंग है, और सोने की खान, या और एक कह सकते हैं ऑयल की जो अन्वेषण होता है वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है, तेल शोधन कारखाने जहाँ चलते। तो ये देखिए, प्रवेधन या ड्रिलिंग जो होता है, इसका मतलब हुआ कि हम पृथ्वी के अंदर यदि छेद करें, ड्रिल करें, तो कितनी गहराई तक उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो अभी तक ड्रिलिंग की गई है, वो सर्वाधिक ड्रिलिंग जो है वो गहराई जहाँ तक मानव पहुँचा है वो लगभग 12 किलोमीटर है। और पृथ्वी की का केंद्र यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको ये देखिए कितनी है। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ से और पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी लगभग जो है 6371 किलोमीटर ऑन एवरेज ये मानी जाती। तो इस दूरी के तुलना में हमें इस भाग का अध्ययन करना है, कम से कम यहाँ से यहाँ तक की दूरी का। तो इस भाग की तुलना में ये 12 किलोमीटर क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही नगण्य है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ड्रिल करके हम आंतरिक संरचना का पता नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सोने की यानी गोल्ड माइंस हैं, सोने की खानें हैं, तो सबसे गहरी सोने की खानें जो हैं साउथ अफ्रीका में खोदी गई हैं, और वो उनकी जो गहराई है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की है। तो इससे भी कोई बहुत खास जानकारी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन एक ट्रेंड पता चलता है कि यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर यानी जो भौतिक गुण होते हैं किसी पदार्थ के, टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, उन सब में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इसी तरह से ज्वालामुखी क्रिया है। तो ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया से हमें ये पता चलता है कि मतलब जैसे मैग्मा है वो लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है, सतह पर आता है। उस लावा से हम क्या जान सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के एलिमेंट हैं, किस प्रकार के तत्व हैं। दूसरा ये है, यदि लावा यानी मैग्मा अंदर से आ रहा है तो वो तरल होता है,
तो इससे एक हम इन्फर कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर कुछ तो लिक्विड फॉर्म में है और उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से कुछ इन्फर कर सकते हैं, बट कोई डायरेक्ट या कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनती है। इसी प्रकार से जो आपके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, तो अप्रत्यक्ष स्रोत में ये देखिए जैसे ताप दाब घनत्व है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है और भूकंपीय तरंगे हैं। इसमें से ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से फाइनली पृथ्वी के अंदर की जो है क्या होती है, पिक्चर क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि भूकंपीय तरंगे जो हैं पृथ्वी के पूरे आंतरिक भाग से होके परिभ्रमण करती हैं या प्रोपोगेट करती हैं। प्रोपोगेशन उनका होता है पूरे आंतरिक भाग से, तो उनके मूवमेंट से जो है हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आंतरिक भौतिक दशाएं हैं, ताप दाब घनत्व, ये भी काफ़ी हद तक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने में सहायक होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर की आंतरिक दशाएं कैसी हैं। इसको जाने इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है। कॉन्सेंट्रिक है, यानी संकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के रूप में, यानी संकेंद्रीय परत, संकेंद्रीय परत के रूप में क्या है, आंतरिक भाग व्यवस्थित। संकेंद्रीय परत मतलब कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होता है, एक सेंटर के अराउंड जो है चीजें क्या हो, व्यवस्थित हो। जैसे ये पृथ्वी का सेंटर है, इससे एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। ये देखिए क्या है कि हम लोग यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सही से जो आगे का डिस्कशन जानना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातें हमें जानना होगा। उसके बेसिक बात क्या है, हमें ये मानना होगा कि पृथ्वी जो है एक क्या है, संकेंद्रीय परतों के रूप में इसकी आंतरिक भाग व्यवस्थित है। उसकी सबसे बाहरी परत जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जो लगभग 33 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस है। उससे अंदर वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेंटल कहते हैं। इसकी जो थिकनेस, ये जो है ये मेंटल है मान लीजिए। उसके अंदर जो है क्या है, ये कोर है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। कुछ इस तरह की व्यवस्था है। मतलब ये जो मेंटल है, ये कोर क्रस्ट से यहाँ तक आने लगभग 2900 किलोमीटर तक, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ये वाली दूरी जो है ये 2900 किलोमीटर है। या ये वाली जो है, जो इनर कोर की जो स्टार्टिंग होती है ये 5150 किलोमीटर से होती है, और ये जो है आपके 6371 किलोमीटर। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आगे का हम ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि इनका नेचर कैसा है, कि यानी ये आउटर कोर कैसी है, इनर कोर कैसी है, मेंटल की स्थिति क्या है और क्रस्ट की स्थिति क्या है। लेकिन इनका नाम और ये नंबर्स हमारे आगे के डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसी के अराउंड जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, क्या सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, कॉन्सेंट्रिक लेयर है, उसको क्रस्ट कहते हैं। दूसरा आपका मेंटल है, और तीसरा आपका कोर है। मतलब दो कोर को दो भागों में, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बस इनका नाम जान लीजिए। आप क्लास 6 से लेके या जहां से भी पढ़ रहे हैं इतना जानते हैं भैया कि सबसे अंतिम वाली कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। ठीक, ये डिस्टेंस ये जो हमने लिखा है किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर तक कौन है, मेंटल है, 5150 तक आउटर कोर है, और ये इनर कोर है। इन्हीं नंबरों के अराउंड हम जो है पृथ्वी की जो ताप दाब घनत्व है, यानी भौतिक दशाएं हैं, साथ ही जो हम भूकंपीय तरंगों के बारे में जब उनका अध्ययन करेंगे, उनके वेलोसिटी का यानी वेग का, और उनके गमन पथ का यानी
प्रोपोगेशन का, तो हम इन्हीं नंबरों के अराउंड अध्ययन करेंगे और वहीं से हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा पोर्शन इसका लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कितना टेम्परेचर है। तो इसलिए ये जरूरी है। ठीक, इतना जान गए। अब देखते हैं हम लोग ताप और दाब की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि हम ताप को देखें यानी टेम्परेचर को देखें, तो जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, आंतरिक भागों में जाते हैं सतह से, तो टेम्परेचर क्या होता है इसका, इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। ये प्रत्यक्ष अध्ययनों से, जैसे ये हम लोग ड्रिलिंग और जो माइनिंग है उनसे पता चला है कि लगभग जो ऊपर के भागों में 32 मीटर अंदर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। अब इस दर से टेम्परेचर बढ़े तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़कर लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर तो है नहीं भाई पृथ्वी के अंदर। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई जैसे हम पृथ्वी के और गहराई में जाते हैं, 1-2 किलोमीटर अंदर जाते हैं या और अंदर जाते हैं, तो टेम्परेचर की जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे समझिए कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वहीं पर क्या है, आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम, स्ट्रॉन्सियम, ये सब जो क्या है 100-200 किलोमीटर की गहराई पर ही जो है ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, ऊपरी सतह का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ा, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे और नीचे जाते हैं तो ये तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है। इसको एक हम लोग जो है ग्राफ से यहाँ देखते हैं। ये देखिए, जैसे तापमान को हम लोग देखें तो तापमान क्या है, ये जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जा रहे हैं यानी 100, 2901, 5150 आंतरिक भाग में, तो टेम्परेचर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। शुरू में टेम्परेचर की बढ़ने की दर तेज है, लेकिन बाद में ये इसकी वृद्धि की दर जो है क्या है, धीमी हो जाती है। ये देखा गया है कि पृथ्वी के लगभग जो है जो ये है 700 किलोमीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर होता है ये लगभग जो है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 मीटर की गहराई पर जहाँ पर क्या होता है वो बाद में बताएंगे। 200 मीटर की गहराई पर लगभग जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब अंदर के भाग में जाते हैं, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर क्या होता है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 5150 की गहराई पर 4300, और पृथ्वी के केंद्र में लगभग 5000 से 5500 के आसपास टेम्परेचर होता है। देखिए, यही वो क्षेत्र है, ये क्या है, जो मेंटल की अंतिम सीमा है। यहाँ से ये कोर शुरू हो जाती है, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ये यहाँ पे इस तरह से कुछ टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर जो है अनुमानित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार जो दाब है, इसी प्रकार से दाब की स्थिति देखें तो दाब भी जो है जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं 700, 2900, 5150, 6371 किलोमीटर के आंतरिक भाग, यानी ये आपका पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये गहराई में हम अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में। तो वायु दाब भी, मतलब सॉरी, दाब भी जो है क्या होता है, गहराई के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, वायु दाब क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि जो वायु दाब होता है, दाब होता है जो दाब होता है, दाब क्या होता है, भार या भार अपान क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह लीजिए। ठीक, इसी को हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, F/A, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भार क्या पड़ रहा है, वायुमंडलीय। अब पृथ्वी के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, पृथ्वी का जो सतह जो भी भाग आएगा वो उसका भार धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का वहां पर भार पड़ता जाएगा। तो क्या निकला इससे निष्कर्ष कि हम जब पृथ्वी के आंतरिक भागों की तरफ जाते हैं तो दाब क्या है, बढ़ता है। तो यही दिखाया गया है उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखें तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आंतरिक भागों में जा रहे हैं दाब बढ़ रहा है। ये दाब किसमें दिया है, लाख वायुमंडलीय दाब, मतलब लाख गुना में, जैसे 10 लाख गुना, 20 लाख गुना, 30 लाख गुना, 40 लाख गुना। तो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, मतलब दाब कितना होता है, लगभग 13 लाख गुना जो है किससे, पृथ्वी की सतह पे जो दाब होता है। जब 5100 पे आ जाते हैं तो ये लगभग 35 लाख वायुमंडलीय दाब होता है और सेंटर पे उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताने में कैसे यूज होगा अभी बता रहे हैं। बस पहले ये समझिए कि दाब बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व भी क्या होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में यानी डेप्थ में जाते हैं तो घनत्व में भी क्या होती है, हम यहां देखें ग्राफ में तो वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है, घनत्व होता क्या है दोस्तों, पहले ये समझिए। सॉरी, जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान भागे आयतन। क्या होता है, इस फार्मूले से यदि हम पृथ्वी की डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो आता है वो लगभग 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। ठीक, अब जो प्रत्यक्ष अवलोकनों से पता चला है ड्रिलिंग आदि के माध्यम से, या फिर कह लीजिए कि जो सतह पे जो हम लोग देखते हैं मैग्मा वगैरह, या जो कुछ चट्टानें ऊपर हमें दिखाई देती हैं तो उनका हम घनत्व देखते हैं। तो ऊपरी भाग में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं तो मैक्सिमम उनका घनत्व कितना है, किसी का 2.7 है, तो कुछ विशेष चट्टानों का घनत्व कितना है, मैक्सिमम 3 तक पाया गया है। तो अब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5, और जो चट्टानें मिली है ऊपरी भागों में जो अवलोकन किया गया उसमें घनत्व में कितना पता चला, 2.7। तो इससे ये पता चलता है, यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दूसरा एक और चीज होता है कि जैसे जैसे किसी चीज का प्रेशर बढ़ता है तो उसी के समानुपाती घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन का भी कुछ डेंसिटी है, अब इसको हम चारों तरफ से दबा के एकदम गोल बना दें तो क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन तो पहले ये बताया गया कि भाई जब जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो हमने कहा कि भाई जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है डेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन यहां पे एक सीमा है कि सीमा क्या है कि किसी भी पदार्थ की एक लिमिट होती है कि उतने प्रेशर तक उसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे उसका घनत्व बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक क्रांतिक सीमा के बाद ऐसा नहीं होता है। मतलब वो फिर चाहे जितना आप प्रेशर बढ़ाइए उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। तो ऊपर अब ये हुआ कि भाई फिर संरचना, जैसे मान लें कि हम पृथ्वी जो है पूरी क्या है, चट्टानों की बनी हुई है, रॉकी स्ट्रक्चर है उसका। तो हर रॉक का क्या होता है, एक क्रिटिकल प्रेशर होता है, जहां तक जो है प्रेशर यदि बढ़ाया जाए तो उसका घनत्व बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद घनत्व नहीं बढ़ेगा। अब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में जो चट्टाने हैं, रॉक जो है, वो इतना प्रेशर झेल के घनत्व को इस तरह से नहीं उसका बढ़ सकता है। तो फिर ये घनत्व कैसे हो सकता है, तो दूसरा एक रीजन हो सकता है कि वह जो है कुछ ऐसे पदार्थों से बना हो उसका आंतरिक भाग जिसका क्या हो, घनत्व ज्यादा हो। तो ये माना गया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो ये वाला भाग है 5150 किलोमीटर से अंदर वाला, तो इसको माना गया कि ऐसे पदार्थों का है कि बना है कि जिनका प्रेशर बढ़ाया जाए तो घनत्व बढ़ेगा। अभी वो उनकी जो प्रेशर की मैक्सिमम लिमिट है कि जिसके बाद घनत्व नहीं बढ़ेगा, वो
नहीं आई है, मतलब ऐसे तत्वों से बना है। ठीक, तो ये माना गया कि भाई, और दूसरा तो वो माना गया कि ये कैसे बना हुआ है, धात्विक तत्वों से, जैसे फेरस और निकिल आदि से बना हुआ है। उसको मानने के कारण और क्या था कि पृथ्वी का चुंबकत्व, यानी पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो उसके लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेटेलिक चीजें होनी चाहिए। तो ये अनुमान लगाया गया कि भाई ये कुछ धात्विक है, और वो धात्विक क्या है, फेरस और निकिल का बना होगा, वही इतनी डेंसिटी दे सकता है। एक बात हो गई। इससे कुछ कुछ मोटा मोटा पता चला कि आंतरिक भाग क्या होगा, धात्विक होगा। अब एक चीज और यहीं पे आप समझ लीजिए, एक चीज होती है गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी चीज का। ये यहीं पे हम इसको बताने का प्रयास करते हैं, फिर आगे इसका हम यूज करेंगे। देखिए, गलनांक का और प्रेशर का भी जो है एक प्रोपोर्शनल संबंध होता है। जैसे जैसे हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर कह लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, अर्थात जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा किसी पदार्थ का गलनांक भी यानी बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या यहां पे, यदि इस डायग्राम इसमें देखें हम लोग, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। ये यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि जैसे हम लोग जब वेव पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे, तो भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होती हैं, पी और एस तरंगे होती हैं, उसमें से पी तरंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों भागों में ट्रेवल कर लेती हैं, यात्रा करती हैं, लेकिन एस वेव जो है लिक्विड भाग में यात्रा नहीं करती है। तो वहां से जब हम पढ़ते हैं तो ये तो हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है, मतलब इनर कोर के बाद वाला आउटर कोर है, वहां पे एस वेव नहीं ट्रेवल करती। तो वो कैसी हैं, मान लिया गया कि आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो आउटर कोर लिक्विड में ही क्यों है, वो बात एस भूकंपीय तरंगे नहीं बता पाती हैं। तो वो बात कहां से पता चलती है, इस क्वालिटी से पता चलती है, यानी कि जो गलनांक होता है इससे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जो है प्रेशर बढ़ा, अंदर की भाग में अर्थ के प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये देखा गया है कि जो यहाँ का पोर्शन है, यानी ये आउटर कोर, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में जो गलनांक है, ठीक, और जो यहाँ का वास्तविक टेम्परेचर है, ये वाला, यानी रेड लाइन जो दिख रही है ये वास्तविक टेम्परेचर है, ये जो ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है ये मेल्टिंग पॉइंट है किसी पदार्थ का उस एरिया में। तो ये वाला जो आउटर कोर होता है, यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर का जो भी कहिए गलनांक का रिलेशन इस तरह से है कि अभी यहाँ का वास्तविक टेम्परेचर इसके गलनांक से क्या है, ज्यादा है। ठीक, इस जगह पे प्रेशर का देखिए क्या स्थिति है, प्रेशर देखिए यहाँ पे 13 लाख और यहाँ पर 35 लाख, यानी 13 से 35 लाख, यानी यहाँ पर 13 लाख गुना है, यहाँ पे प्रेशर 35 लाख गुना हो जा रहा है उस दाब वाले से। देखिए, तो जब यहाँ पे दाब बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, अभी तक इस प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ा, वास्तविक टेम्परेचर मेल्टिंग वाले से ज्यादा था। तो इस भाग में क्या होगा, जो इस भाग में होगा, तो जब वास्तविक टेम्परेचर मेल्टिंग से ज्यादा है तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे होगा ये क्या होगा, द्रव फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा, जो भी पदार्थ होगा लिक्विड फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, 35 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यहाँ पे देखिए 35 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पॉइंट पे 51 पे, और यहाँ पे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। अब स्थिति ये हो गई कि जो वास्तविक टेम्परेचर जो था वो जो है कम है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ये वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड में होगा। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वास्तविक टेम्परेचर कम है। इसलिए ये इससे पता चलता है कि भैया जो ये वाला रीजन होगा 2900 से 5100 किलोमीटर, जिसको हम लोग आउटर कोर कहते हैं, वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर है, ये बात
वेव नहीं बता पाएंगी, तरंगे नहीं बता पाएंगी। क्लियर? तो मोटी मोटी हमसे इन सब विश्लेषणों से कुछ कुछ पता चल रहा है, पिक्चर बन रही है कि आंतरिक भाग कैसा होगा। जैसे एक ये पता चल गया है कि लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, ये पता चल गया है कि ये कुछ आयरन मैटर का बना होगा। यहाँ की भी देखिए डेंसिटी से हमें पता चला कि जो है इस वाले भाग की भी डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है, तो और इस वाले भाग में पी वेव चल रही है, तो मतलब सॉलिड ही होगा। तो कुछ जो लेयर्स हैं उनके उनका जो है पता थोड़ा थोड़ा भान मिल रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं तो वो उनकी स्थिति ये होती है, भूकंपीय तरंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में कैसे महत्वपूर्ण है, इसको पहले समझते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, इनका जो भ्रमण पथ होता है और इनकी जो वेलोसिटी होती है, उसके माध्यम से हमें आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो आंतरिक भाग में कहीं पे इस एरिया में 200 किलोमीटर पे या 100 किलोमीटर के अंदर या 300-400, मतलब ये मेंटल वाला जो पोर्शन है, उस भाग में भूकंप जो है क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ज्यादातर 200 किलोमीटर की गहराई पर ये जो भूकंप जहां पे उत्पन्न होते हैं, जहां से प्रारंभ होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फोकस। पृथ्वी पर ये जिस जगह पे सबसे पहले आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। जहां पे उत्पन्न होते हैं, या इसी को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जहां पे सबसे पहले पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं, इपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये इपीसेंटर जो है हाइपोसेंटर के क्या होता है, एकदम वर्टिकल होता है। ये नाम जान लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए बता दे रहा हूं। इसको थोड़ा सा अभी हम लोग जल्दी से करते हैं। ये इस फोकस से जब ये भूकंप आता है तो यहाँ पे क्या होती है, भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव उत्पन्न होती हैं। ठीक, वो सिस्मिक वेव क्या करती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ट्रेवल करते हैं। तो पहले जान लेते हैं सिस्मिक वेव होती क्या है, कितने प्रकार की है। तो दोस्तों सिस्मिक वेव, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो जनरली दो प्रकार की वेव्स जो है क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव मतलब वो वेव जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। सरफेस वेव भी होती हैं जो पृथ्वी के सरफेस पे, बाहरी भागों पे घूमती हैं। ये बॉडी वेव यानी भूगर्भिक वेव जो है दो प्रकार की होती है, एक पी वेव होती है और एक एस वेव होती है। पी वेव को प्राइमरी वेव और एस वेव को सेकेंडरी वेव कहते हैं। जो पी वेव होती है जो आपकी पी वेव होती है, ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होके गुजर सकती है। ये जो एस वेव होती है ये सिर्फ जो है क्या होती है, सिर्फ जो है सॉलिड से होके प्रोपोगेट कर सकती है, यानी गुजर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये पी वेव होती है, पी वेव को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि इनकी गति की जो दिशा होती है वो क्या होती है, ऐसे देखिए, इसको पहले एक चित्र समझिए कि मान लीजिए कोई चट्टान है। अब इसमें यदि आप यहाँ पे हथौड़ा से इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे हथौड़ा मारते हैं, ऐसे इसके एलॉन्ग हथौड़ा मारते हैं, तो इसमें जो वेव जनरेट होगी ये टू एंड फ्रो मतलब जो है यानी कंप्रेस करेगी, मतलब कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी, फैलेगी, संपीड़ित होगी, फैलेगी, संपीड़ित होगी, फैलेगी, यानी इस तरह से प्रोपोगेट करती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो इसी को फिर क्या कहते हैं हम लोग, संपीड़नात्मक वेव भी कहते हैं। ठीक, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, संपीड़नात्मक वेव हैं, जो भी कह लीजिए, ये इस तरह से प्रोपोगेट करती हैं। इसी तरह से जो एस और एक ये चीज देख लीजिए, इनकी जो गति होती है यानी पी वेव की सर्वाधिक होती है। ये लगभग एवरेज जो है
8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक, इसी तरह से जो है आपकी जो एस वेव होती हैं ये क्या करती है, केवल ठोस में मूव करती हैं, और इनकी जो गति होती है ये जो होती है ये लंबवत होती है, यानी ये इस तरह से चलती हैं, जहां भी इनमें जिस भी पदार्थ में जाती हैं तो उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट इस तरह से होता है। ठीक, यानी लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉक है, अब इस पे हथौड़ा मारना है आप, तो ये ऐसे मान लीजिए हथौड़ा मारते हैं इस पे, ऐसे इसके लांग ऐसे मारते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से वेव कुछ जनरेट होंगी, है ना, तो इस तरह से मूवमेंट होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। इसमें जो इसकी जो गति होती है, एवरेज गति 4 से 5 जो है किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। मतलब सबसे ज्यादा तेज ये चलती हैं, फिर ये चलती हैं। ये जो सरफेस वेव है इसका जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। इसको सरफेस वेव को एल वेव भी बोलते हैं। ठीक है, लव वेव, ये लव नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था, उन्हीं के नाम पे एल वेव। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, ये सिर्फ सरफेस भाग में ऊपरी भाग में ट्रेवल करती हैं। ठीक, जब कहीं पे भूकंप, ये जो भूकंप आता है या ये जो एस पी वेव को जो मेजर किया जाता है इनके मूवमेंट को, तो वो मेजर किया जाता है कहाँ पर, सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर मेजर किया जाता है, और सिस्मोग्राफ पर जो ये एस पी वेव है, सबसे पहले चूंकि पी वेव की स्पीड ज़्यादा है, सबसे पहले पी वेव पहुंचेगी, फिर जो है एस वेव पहुंचेगी, और सबसे अंत में ये एल वेव पहुंचती है। ये सबसे खतरनाक होती है, यानी ये पी वेव सबसे पहले, फिर एस वेव, फिर एल वेव पहुंचती हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हुई। अब इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानने में क्या योगदान है, तो सबसे पहले तो ये योगदान है, इसको ऐसे देखिए कि ये मान लीजिए पृथ्वी की ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहां पे कहीं पे भूकंप आया। ठीक, यहां से भूकंप आया तो एस और पी वेव, एल वेव सब जनरेट हुई, उत्पन्न हुई। अब ये ट्रेवल करेंगी पृथ्वी के आंतरिक भागों में। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जब कहीं पे ये मान लीजिए वेव जनरेट हुई। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, एक्चुअली इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे देखिए, अब एस और पी वेव से हम कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे। तो मान लीजिए कि जहां पे एस और पी वेव जनरेट हुई, भूकंप आया, वेव जनरेट हुई। अब यदि पृथ्वी की पूरी स्थिति एक समान होती, यानी एक समान डेंसिटी का बना होता, तो जहां भी एस और पी वेव जनरेट होती, वहां से वो सीधे एक पाथ पे सबसे पहले एस वेव, उसके पीछे पीछे सबसे पहले पी वेव, उसके पीछे पीछे एस वेव, और फिर उसके पीछे पीछे एल वेव एक सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करती। लेकिन ये देखा गया है कि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करती, बल्कि एक जो है ये वृत्ताकार जो है ना, वक्राकार एक मार्ग का अनुसरण करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की डेंसिटी, हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाते हैं डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी में डिफरेंस आता है, तो ये एस और पी वेव जो उत्पन्न होती हैं, जब ये मूव करती हैं तो उनके मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन आता है। मार्ग में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि इनमें परावर्तन और अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण ये अपने इनका पथ जो है क्या हो जाता है, वक्राकार हो जाता है। तो ये जैसे मूव कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे भूकंप केंद्र से, भूकंप फोकस पे ये मान लीजिए भूकंप आया, यहाँ से जनरेट हुई, तो ये एस वेव, पी वेव, एस वेव, मान लीजिए एस पी एस पी एस पी, ऐसे ये जो है ये मान लीजिए ये कुछ वेव हैं, ये वाला भी मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से निकल। लेकिन ये क्या होता है, जब हम ये फोकस के ऊपर मान लीजिए ये ईपी सेंटर है, यहाँ से यदि लगभग 103 या कहीं कहीं पे 105 ये लिखा रहता है कोण पर आने के बाद जो है आपकी एस वेव जो है क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एस वेव जो है नहीं दिखाई देती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इससे ये पता चला कि एस वेव लुप्त होने का मतलब है कि ये जो कोण बन रहा है ये लगभग जो है आपका आउटर कोर पर है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर की स्थिति है ये। तो यहाँ से पी वेव क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इससे पता चला कि भैया ये जो कोर है इसका बाहरी भाग क्या है, लिक्विड है। क्यों? क्योंकि एस जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही है।
तो ये एक पता चला। लिक्विड क्यों होगा वो हमने जो है मेल्टिंग और टेम्परेचर से बताया था, मेल्टिंग पॉइंट और टेम्परेचर से। तो ये पता चला कि भैया ये एकदम कंफर्म हो गया कि ये लिक्विड है। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि एस वेव तो गायब हो गई, ये जैसे एस वेव गायब हो गई, और पी वेव जो है, पी वेव भी यहां तक जो है काफी हद तक जो है क्या हो गई थी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो गई थी। बहुत छीड़ अब यहाँ पे बची है, तो इसलिए इस भाग में पी वेव की भी वेलोसिटी जो है, वेग जो है कम हो जाता है। फिर भी जब ये आंतरिक भाग में पृथ्वी के आती है, जब लिक्विड को पार करती है, ठोस में आती है, थोड़ा सा उसकी जो है क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ती है। इसको हम लोग इस ग्राफ से भी देखते हैं अभी। इस ग्राफ से देखिए कि जैसे ही जो है 2900 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, तो ये पी वेव का गति है। पहले ये पी वेव की गति बढ़ रही है, इसका मतलब कि डेंसिटी इस भाग में बढ़ रही है, पी वेव की गति भी बढ़ रही है। और अचानक जो है 2900 किलोमीटर पर पी वेव की गति कम होती है और एस वेव जो है क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। इनका लुप्त होने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये वाला पोर्शन है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या है, तरल है। ठीक, जो कि ये कौन सा पोर्शन है, आउटर कोर का पोर्शन है। इसके बाद यहां पर आने के बाद पी वेव की स्पीड फिर थोड़ा सा बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती है। तो ये वाला एरिया क्या है, पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके कि ठोस है, तो ये क्या है, ये ठोस है, ठोस वाला एरिया है। अब देखिए, यदि मेंटल की स्थिति देखें तो यहां पे 700 के बाद जो है इसकी दोनों की स्पीड बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे डेंसिटी जो है तुलनात्मक रूप से इस वाले पोर्शन से 700 से पहले वाले से ज्यादा है। ठीक है, इधर वाले पोर्शन में स्पीड कम है, और जो क्रस्ट है, क्रस्ट से जो है जस्ट नीचे स्पीड एकदम कम होती है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, लेकिन 700 के बाद काफी तेजी से बढ़ रही है। ठीक, तो ये इससे जो है इसके आंतरिक भाग का कुछ कुछ पता चलता है। इसको हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे पहले, तो ये 103 या 105 से जो है, जो कोण से जो एस वेव गायब हो गई, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये एस का छाया क्षेत्र, एस का शैडो जोन बोलते हैं। इस वाले में देखें हम, तो ये इस पोर्शन में, यहां पर क्या हुआ, इस पोर्शन में ना एस वेव आ रही है ना पी वेव आ रही है, ये दोनों नहीं आ रही हैं, है ना। यहां तो पी आ रही है, तो ये वाला जोन क्या है, यहां से यहां तक, यानी 105 से लेके 145 या 103 से 142, कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए। एनसीईआरटी जैसे 105 और 145 देती है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, पी वेव का शैडो जोन। ये वाला पोर्शन भी क्या है, पी का शैडो जोन। यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये 103 से 103 या 105 से 105 क्या है, पी का शैडो जोन, सॉरी एस का शैडो जोन। ठीक, पी का तो ये वाला है। ठीक है, फ्लो में कहीं पे कुछ नाम उल्टा सीधा आ जाए तो जहां पे हाथ रख रहा हूं तो इतना समझिएगा कि उसी चीज के बारे में बता रहा हूं। जैसे है ना, फ्लो में कभी कभी एस का पी का एस हो जाए, या कुछ कोर का क्रस्ट हो जाए, तो समझिएगा इतना। ठीक है, तो ये वाला क्या है, पी का शैडो जोन है, यानी पी वेव नहीं है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, एस का शैडो जोन है। ठीक है, अब देखिए ये पी इन जो ये कुल मिला के इनके संचरण पथ और वेलोसिटी में जो परिवर्तन आ रहा है, उससे हमें जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी मिलती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एस और पी वेव हैं, जब बाद में लगभग 1909 के आसपास क्रोएशिया के कुल्पा में जो है एक भूकंप आया, उसमें पाया गया कि एक स्पेशल टाइप की एस और पी वेव हैं, जो केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग में संचरण करती हैं और कहीं नहीं करती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जहां डेंसिटी जो है 2.7 के आसपास पाई जाती है। ठीक है,
जो ग्रेनाइट की बनी हुई चट्टानें हैं उनमें जो है ये क्या करती है, या कह लीजिए जो महाद्वीपीय भाग की जो क्रस्ट है उसमें ये केवल संचरण करती हैं। इनकी जो गति होती है, इसको यदि हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओवरऑल जो है क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में Sg और Pg दिख रहा है, ये Sg और Pg जो है दो स्पेशल टाइप की जो है क्या हुई, ये तरंगे को जो है सिस्मिक वेव को ऑब्जर्व किया गया जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में संचरण करती। इनकी गति एस और पी की जो वेग होता है, गति होती है, उनसे क्या होती है, कम होती है। Sg की गति जो है लगभग 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और Pg की, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये Pg की गति जाते होती है और Sg, तो Pg की जो गति है ये लगभग 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और Sg की जो है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या की गई है, ऑब्जर्व की गई थी। तो ये पाया गया कि ये जो है केवल पृथ्वी के ऊपरी सतह में क्या करती हैं, गतिमान होती हैं। इसी तरह से 1923 और 1926 में टायर्न में एक भूकंप आया था, वहां पे ये ऑब्जर्व किया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक एस और पी की एक स्पेशल कैटेगरी की और तरंगे हैं जिनको पी स्टार और एस स्टार तरंगे कहा गया। इनकी जो गति है ये PgSg से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये मान लीजिए कि 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये लगभग जो है ये 4.3 नहीं, ये 3.4, इसको ये 3.4 है, 4.3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3.4 है, ठीक है, इसको सुधार लीजिए। ये पी स्टार की लगभग 6.1 और एस स्टार की लगभग जो है 4 के आसपास या 3.9 कह लीजिए कि स्पीड से गतिमान स्पीड थी उनकी या वेलोसिटी थी। ये जो है स्पेशल टाइप की बेसाल्टिक रॉक में या जो कह लीजिए कि ओशनिक क्रस्ट है उनमें ये केवल ऑब्जर्व की गई, जिनकी डेंसिटी लगभग 3 के आसपास या 2.9 के आसपास जो है पाई गई। तो इससे ये पता चला कि जो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है, जहां अभी तक हम लोगों ने उसको डिवाइड नहीं किया था, तो पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है, यदि हम मान लें कि क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट जो है पूरी, इसकी एवरेज हमने डेप्थ कितनी बताई थी, मतलब इसकी एवरेज थिकनेस कितनी बताई थी, लगभग बताई थी 35 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट ये पृथ्वी की सतह पे पर्वत पठार भी है और ओशियन भी है। तो जो ओशनिक भाग है वहां पे इसकी मोटाई जो होती है 5 से 10 किलोमीटर होती है, कम हो जाती है। लेकिन जो महाद्वीपीय भाग है वहां पे इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन ऑन एवरेज इसको 35 किलोमीटर मान लिया जाता है। तो ये इन पीजी और एसजी से पता चला कि भैया यहाँ पे भी जो है ये अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट यानी निचली क्रस्ट, क्रस्ट में डिवीजन है। ये निचली क्रस्ट बेसिकली क्या है, महासागरीय क्रस्ट होती है कह लीजिए या ओशनिक क्रस्ट कह लीजिए। जो ऊपरी वाली क्रस्ट है वो जो क्या होती है, महाद्वीपीय होती है। ऊपरी क्रस्ट कैसी होती है, ग्रेनाइटिक होती है। निचली क्रस्ट कैसी होती है, बेसाल्टिक होती है। इसको हम लोग कंबाइंड करेंगे, लेकिन चूंकि ये पीजीएसजी के बाद ये अब एज ए होल, अब इतना सब कुछ जानने के बाद एज ए होल यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो पृथ्वी कुछ इस तरह से जो है कंसेंट्रिक लेयर में है। जो सबसे ऊपर की जो परत है क्या है, एक है आपकी क्रस्ट है, और वो क्रस्ट क्या है, इसको हम लोग यदि बनाएं, यहाँ पे ऐसे बनाते चलते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ हमें भी मेहनत कर लेनी चाहिए। ठीक, यदि हम एक क्रस्ट को बना, इसको इस चित्र को बनाएं ऐसे, तो जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, आपकी क्रस्ट है। ठीक,
क्रस्ट के नीचे इसको ऐसे बना लेते हैं, क्रस्ट मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से, ठीक, ये क्रस्ट है, ठीक, ये 33 किलोमीटर है। ये क्रस्ट भी जो है क्या है, अपर और लोअर क्रस्ट में क्या है, ये डिवाइड है, ठीक, अपर और लोअर क्रस्ट में डिवाइड है। देखिए जहां भी ये डिवीजन जब भी हम कर रहे हैं, अपर लोअर ये डिवीजन करें, तो वो बेसिकली क्या है, वहां उस जगह पे जो भौतिक रासायनिक स्थितियां हैं उनमें बहुत परिवर्तन हो रहा है, यानी डेंसिटी में परिवर्तन हो रहा है, भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वहां के टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो वो एक तरह से क्या है, असंबद्धता का जोन, यानी डिसकंटिन्यूटी का जोन है, ठीक। डिसकंटिन्यूटी का क्षेत्र का होता है जहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो वाला पोर्शन है ये क्या है, एक तरह से अपर और लोअर जो क्रस्ट है, ठीक। अभी इसको बताते हैं, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो अपर लोअर क्रस्ट है, इसके बाद जो है मेंटल शुरू हो जाता है, यहां से ये वाला मेंटल का शुरू हो जाता है। मेंटल आपका कहां तक चलता है, लगभग 2900 किलोमीटर तक चलता है। इसके बाद जो है आपका 2900 के बाद 5100 तक आपका जो है क्या होता है, ये आउटर कोर का पोर्शन होता है, आउटर कोर। इसके बाद ये इनर कोर हो जाता है, कहां से, 5150 से पृथ्वी के सेंटर तक। ये हम लोगों ने पढ़ा कि इनर कोर, आउटर कोर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, यानी ये तरल है। और किस तरह के पदार्थों से बना है, ये निकिल और फेरस से, यानी ये यहां से यहां तक जो ये कोर है निकिल और लोहा इन सब से बना हुआ है। ये इसके बाद जो है एक लगभग जो है ये 700 मीटर की ऊपर से देखें तो 700 मीटर की दूरी पर एक फिर इसमें मेंटल में डिवीजन होता है। ये डिवीजन क्यों होता है कि इस यदि हम पीछे जो ग्राफ पढ़े थे, जा रहे चल रहे हैं वहां पे, तो ये 700 किलोमीटर की गहराई पर यहां पर फिर मेंटल में डिवीजन होता है। और इस वाले परत को क्या बोलते हैं, निचली परत, ठीक, निचली मेंटल या आंतरिक मेंटल जो भी कह लीजिए, और इसके ऊपर वाले को ऊपरी मेंटल कहते हैं, ठीक। अब ये जो मेंटल का जो शुरू वाला पोर्शन है, यहां पे तो वेलोसिटी मतलब ठीक ठाक होती है, लेकिन लगभग जो है ये 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के, 200 नहीं 100 किलोमीटर कह लीजिए, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है, ये जो है यहां पे पी और एस वेव की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस भाग को हम लोग स्थेनोस्फेयर बोलते हैं। स्थेनो का मतलब होता मजबूत, अस्थेनो का मतलब हो गया कमजोर। तो इस भाग में पी और एस वेव की जो ये वाला डॉट 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 वाला पोर्शन बना है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है मेंटल का, इस भाग में क्या होता है, एस और पी वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है, कम होती है। इससे पता चलता है कि ये वाला भाग जो है क्या है, एक दुर्बल मंडल है। इसी को लो वेलोसिटी जोन भी बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो भाग है 100 से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर कहाँ से, इसकी सतह से। तो ये वाला जो भाग है ये जो है सॉलिड है, सॉरी ये गलत पेन, ये वाला जो भाग है ये सॉलिड भाग है, ठीक, मेंटल का ही भाग है, ठीक। अब ये जो है ये मेंटल का जो ऊपर का सॉलिड भाग है, यानी ऊपर से 100 किलोमीटर तक की जो दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इसका नाम रखा गया है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है, मेंटल के ऊपरी सॉलिड भाग यानी ठोस भाग प्लस जो क्रस्ट है आपकी, क्रस्ट कौन सी, पूरी अपर लोअर क्रस्ट सब मिला के, तो इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। यही लिथोस्फेयर जो है जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो जो प्लेट्स होती हैं इसी लिथोस्फेयर की बनी होती हैं। अब देखिए ये जो हमने ये जो डिवीजन किया है, इन जगहों पर क्या होता है कि पृथ्वी के एक ये यहां पे डिवीजन है,
ठीक, एक ये डिवीजन है। मतलब आउटर कोर, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, मेंटल और कोर, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये जहाँ जहाँ डिवीजन है, यहाँ की जो भौतिक रासायनिक स्थितियाँ हैं ये काफ़ी डिफरेंस होता है इनमें। और चूंकि हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन जगहों पे फ्रिक्शन पैदा होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और ये एक जो है डिसकंटिन्यूटी यानी असातत्य का जोन जो है बनता है। तो ये जो पहला है, जो पहला वाला है, मतलब आउटर कोर और आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच का जो डिवीजन हो रहा है, उसको, वो जो असंबद्धता है उसको बोलते हैं क्या, कोनराड असंबद्धता। ठीक, इसके बाद जो है ये आपका मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो ये वाली असंबद्धता बन रही है, ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये मेंटल शुरू हो रहा है, रेड वाले से मेंटल शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगी असंबद्धता, इसको बोलते हैं मोहो या मोहर्विक। ये वाली जो असंबद्धता थी इसको बोलते हैं कोनराड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो 700 किलोमीटर पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो असंबद्धता बनती है उसको बोलते हैं रैपिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपेटी असंबद्धता बोलते हैं। फिर इसके बाद जो 2900 किलोमीटर है मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता बोलती है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। इसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से इनर और आउटर कोर है, यहाँ की जो असंबद्धता उसको बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब इसको आप याद करना चाहें तो इसको फार्मुलाइज कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। क्या? CM राम जेल GL जेल में, ठीक है। और ये परतों को आप याद कर लीजिए। क्या? आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो जहां जहां पे ये डिवीजन है वहीं वहीं पे ये असंबद्धताएं पाई जाती हैं। असंबद्धताएं बेसिकली क्या होती हैं? यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, और इनके ऊपर नीचे की जो फिजिकल रासायनिक कंडीशन होती है में काफी डिफरेंस पाया जाता है। ये मोटी मोटी आंतरिक संरचना हुई पृथ्वी की। यदि हम इसको जो है अलग से एक बार देखें थोड़ा सा और क्रस्ट के बारे में देख लें तो क्रस्ट क्या है? जैसा कि बताया, क्रस्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट को ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट बोला जाता है। ये जो क्रस्ट होती है अपर वाली, ये अपर क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो है आपकी ग्रेनाइट की बनी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। जो ओशनिक क्रस्ट होती हैं या इसी को लोअर क्रस्ट कह लीजिए, लोअर क्रस्ट का भाग होती हैं, ये जो है आपकी बेसाल्ट की बनी होती हैं, बेसाल्ट की बनी होती हैं। ठीक, जो ओशनिक क्रस्ट होती हैं इनकी थिकनेस बहुत कम होती है, 5 से 10 किलोमीटर। ये लगभग कॉन्टिनेंटल जो होती हैं यानी महाद्वीपीय जो होती हैं, इनकी जो थिकनेस होती है ये आपकी 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऑन एवरेज क्रस्ट की जो थिकनेस होती है ये लगभग 33 किलोमीटर होती है। ठीक है, देखिए जो ये वाली ग्रेनाइट है ये इसका नेचर एसिडिक होता है, ये जो है आपका बेसाल्टिक होता है, बेसिक होता है। बेसाल्ट तो है ही है, बेसिक होता है इसका नेचर। क्या होता है? क्षारीय होता है, बेसिक। इसके अलावा यहाँ पे और देखें, डेंसिटी में भी परिवर्तन अंतर होता है। इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। S और P वेव की गतियों में अंतर पाया जाता है। उन्हीं गतियों के कारण इसमें जो है वो स्टार PG SG करके लिख के आप बता सकते हैं।
इसके अलावा क्रस्ट को देखें तो क्रस्ट पूरे पृथ्वी का जो आयतन है उसका जो है मात्र 0.5% होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.2% होता है। इसी क्रस्ट के नीचे जो है आपका मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, यानी यहाँ से यदि 100 किलोमीटर तक जाएं तो ये ऊपरी भाग जो मेंटल का होता है ये ठोस होता है, और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, आप मिला के बनाते हैं लिथोस्फेयर। इन्हीं को दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। इन्हीं की प्लेट्स जो बनती हैं, प्लेट इन्हीं की होती हैं। ठीक, ये क्रस्ट हो गया मोटा मोटा। क्रस्ट के बाद यदि हम मेंटल को देखें अलग से, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि मेंटल जो है ये लगभग 700 जो एक्चुअली क्या है, ये जो किलोमीटर है ना कि 700 की ये कहीं पे 700 दिया है, 700 से डिवाइड कर दिया है अपर और लोअर, कहीं पे 900 से 1000 पे किया, तो सब डिफरेंट होता है, इस पे मत जाइए। तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये जो है क्या है, ये 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर के नीचे वाला एरिया जो है क्या होता है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। इन नंबरों पे मत जाइए, ठीक है, हम इन नंबरों में, ये 700 किलोमीटर मान लीजिए ये वाला है। 700 किलोमीटर का जो ये एरिया है ये आपका जो है सॉलिड होता है। ठीक, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसके ऊपर वाला एरिया है ये जो है क्या होता है, इस वाले को क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल, और इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर मेंटल। ठीक, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ये 700 से 29 किलोमीटर तक होता है। और ये जो मेंटल होता है, मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये जो है क्या होता है, सॉलिड होता है। पृथ्वी के सतह से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, गहराई होती है, वो 100 किलोमीटर होती है। 100 किलोमीटर से ये आपका जो है 200 किलोमीटर तक का जो भाग होता है मेंटल का, वो ये इस वाले पोर्शन को हम लोग लो वेलोसिटी जोन या एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन हो गया लिथो और ये वाला पोर्शन हो गया एस्थेनो। ठीक, और ये वाला भी पोर्शन ठोस होता है, पूरा ठोस नहीं होता है, मतलब एस्थेनोस्फेयर के नीचे वाला, लेकिन दुर्बल ठोस होता है। मतलब कुल मिला के क्रस्ट के नीचे एक मेंटल का सॉलिड पार्ट, वो क्रस्ट के साथ मिला के जो है लिथो बना लिया। उसके नीचे लो वेलोसिटी जोन या एस्थेनोस्फेयर, फिर उसके नीचे दुर्बल ठोस, दुर्बल ठोस के नीचे अब जो है 700 किलोमीटर के नीचे जो है क्या हो जाएगा आपका, 700 से 29 तक जो एरिया हो जाएगा वो सॉलिड मेंटल का हो जाएगा। और वो जो है ठीक ठाक, मतलब वहाँ पे डेंसिटी होती है। ठीक है, यहाँ इस वाले भाग में जब 700 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एसपी वेव की वेलोसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, उनका पथ भी वक्राकार होता चला जाता है। तो इससे ये मोटा मोटा ये जानकारी मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रोड के बारे में। तो क्रोड आप जानते हैं ये इनर और आउटर कोर है। ठीक है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर क्या है आपका, लिक्विड है। ये आउटर कोर जो है, चूंकि ये बना किसका है, लोहा और निकिल का बना हुआ, जो चुंबकीय गुण रखते हैं। तो ये आउटर कोर जो लिक्विड है, यहाँ पे संवहनीय धाराएं चलती हैं। ठीक, उन संवहनीय धाराएं इस तरह से चलती हैं जैसे मान लीजिए कि कोई कॉयल जो है, तार जो है जिसमें करंट बह रही है, उसको जो है लपेटा गया है। ठीक है, इनके कारण ही जो है क्या होता है, चुंबकत्व का गुण जो है उत्पन्न होता है। ठीक, यही चुंबकत्व इतना भारी मतलब बृहद होता है कि ये मैग्नेटोस्फेयर का निर्माण करता है। वो मैग्नेटोस्फेयर जो होता है, जो पृथ्वी के बाहरी भाग में होता है, और सूर्य से आने वाली जो सन फ्लेम्स होती हैं या सौर आंधियां होती हैं, उनसे जो है पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक, कौन, हमारा मैग्नेटोस्फेयर। ये हम लोग जब सन के बारे में पढ़े थे, सूर्य के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे ध्रुवीय ज्योतियाँ और ये सब जो चीज़ों को बड़े डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखिए, जो क्रोड होता है इसका वैल्यूम जो है पृथ्वी के कुल वैल्यूम का 16%, और मास जो है यानी द्रव्यमान जो है 32% होता है।
इसी प्रकार जो है ये आपका था मेंटल था, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा 83% और मास भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे देखिए ना, ये कोर है, कोर के चारों तरफ ये वाला एरिया किसका है, मेंटल का है। तो ये मेंटल ऐसे ही इसका इतना एरिया में चूंकि ये घेरा बना रहा है तो मेंटल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम और मास ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये कोर का होगा और क्रस्ट तो एकदम पतली सी है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हुई। ये डिसकंटिन्यूटी है, ये हमने बता ही दिया था आपको, कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जान लीजिए, याद क्या आ गया, जैसे ये तो हो गया सबसे आधुनिक व्याख्या हो गई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक, इसके अलावा जब प्रारंभिक समय में कुछ भूगोलवेत्ता थे या भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया था, उसमें एक स्वेस महोदय थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी। बहुत ही फेमस है कि जो हम लोग हैं सीमा, सियाल, निफे वाला पढ़ते हैं, तो स्वेस महोदय थे, देख लेते हैं। स्विस महोदय थे, इन्होंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बताई थी, यानी रासायनिक गुणों के आधार पे बताई थी। और इन्होंने जो बताई थी, इन्होंने भी मतलब संकेंद्रीय परतों के रूप में बताई थी। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है ये क्या है, अवसादी चट्टानों से जो है, अवसादी चट्टानों की एक परत पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, उसके नीचे उसके आंतरिक भाग में एक परत पाई जाती है जिसको इन्होंने, इस परत को इन्होंने सियाल कहा, सिलिका, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है तो इसलिए इसको सियाल कहा। उसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसको इन्होंने सीमा कहा, जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, और इसके सबसे आंतरिक परत को इन्होंने निफे कहा। ठीक, निफे, निफे मतलब हो गया, निफे, निफे का मतलब हो गया निकिल और फेरस। ठीक है, लोहा और निकिल की बनी है। ठीक है, ये इसकी कितनी मोटी चौड़ी है बहुत कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई सामने नहीं बैठेगा। ये यही जो है, ये निफे जो है आपका जो हमारा आधुनिक जो कोर क्रस्ट मेंटल है, देखिए जो कोर क्रस्ट मेंटल है, ये जो नामकरण है, इस नाम को जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने दिया है, और यही नाम सबसे ज्यादा क्या है, सर्वमान्य है। इसीलिए हमने शुरुआत में क्या बताया था आपको कि एक मोटा मोटा कि ये कुछ इस तरह की संरचना होती है, उसके बाद उसी के अराउंड हम लोग वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी, यानी 2900, 700, 5150, 6371, ये नंबर्स किस किस जगह पे ये डिवीज मतलब हो रहे हैं, वलय जो बना रहे हैं, संकेंद्रीय परत बना रहे हैं, तो इन नंबरों को भी जो है उसी ने दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने ही। तो उससे हम तुलना करें तो ये जो निफे है वो कोर के समतुल्य लगभग लगभग होगा, सीमा जो है आपका मेंटल के समतुल्य होगा, और सियाल जो है किसके समतुल्य होगा, क्रस्ट के समतुल्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और डिवीजन किया जाता है, उसको जो है एक डेली महोदय थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने जो है सबसे आंतरिक भाग को इन्होंने बोला था बेरीस्फेयर, बेरीस्फेयर, वेरीस्फेयर या सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर के ऊपर वाला जो भाग था उसको उन्होंने बोला था मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के जो ऊपर वाला भाग था उसको बोला था लिथोस्फेयर। ठीक है, ये डेली महोदय थे, उन्होंने ये बताया था। तो
बस जस्ट चर्चा कर दी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे ये बेरी स्फेयर किस भाग को कहते हैं, या मेसोस्फेयर, या मेसोस्फेयर को ही जो है पायरोस्फेयर भी बोलते हैं। पायरोस्फेयर, पायरोस्फेयर। तो बेरी स्फेयर, बेरी स्फेयर, पायरोस्फेयर और लिथोस्फेयर। ठीक है, ये डेली महोदय ने दिया, तो ये इसके समतुल्य एक मोटा मोटा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए जो ये कोर वाला पोर्शन है, इसको यहाँ पे हमने ये डायग्राम में बना बेरी स्फेयर, ये वाला जो पोर्शन है मेंटल वाला मेसो, और इसके बाद एक जो आधुनिक वाला स्टेनोस्फेयर है, आधुनिक वाला लिथोस्फेयर है। ये लिथोस्फेयर कुछ हद तक तुलनीय है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक, तो ये यहाँ से ये जो लिखा हुआ ये डिसकंटिन्यूटी ये सब जो है ओवरऑल ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना इतना ही है। कुछ चीज और देख लीजिए, एक चीज और, पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो यदि हम अर्थ की क्रस्ट को देखें और इंटायर अर्थ को देखें, तो अर्थ की क्रस्ट में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन है। क्या है? सर्वाधिक ऑक्सीजन। कितना? 47%। फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। और इंटायर अर्थ में आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इसको कोडिंग करके कुछ याद कर लीजिए। जैसे क्रस्ट में ओसीएल, इंटायर अर्थ में लोहा ओसियम, कुछ ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए। लोहा मतलब पहले क्रस्ट में ऑक्सीजन सर्वाधिक है, जो पूरी पृथ्वी में देखें तो क्या है? लोहा सर्वाधिक है। ठीक है, एक तो बहुत है कि यही पूछ लेगा, फिर बहुत ज्यादा पूछ लेगा तो इनका क्रम पूछ लेगा, तो कुछ कोडिंग वोडिंग करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एंजॉय करिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।